प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 10th की हिंदी का मॉडल पेपर 2 करने जा रहे हैं बच्चों। आपकी प्रश्न बैंक का जो आपको मॉडल पेपर मिले वो करने जा रहे हैं। तो पहला मॉडल पेपर हमने कंप्लीट कर दिया है, वीडियो डाली हुई है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड मॉडल पेपर, जो कि आपको स्माइल 3.0 की तरफ से गृह कार्य भी दिया गया है। तो सबसे पहले बच्चों हम करेंगे खंड अ। तो इसमें एक गद्यांश दे रखा है बच्चों, अपठित गद्यांश है, इसको आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद नीचे प्रश्न दिए हुए हैं बच्चों, उनको आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस गद्यांश को पढ़ना है। अब चलिए बच्चों प्रश्न शुरू करते हैं। तो जो भी प्रश्नों के उत्तर है बच्चों ऊपर गद्यांश से ही मिलेंगे आपको। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या होगा। धर्म, मनुष्य का धर्म, परोपकार, मनुष्य और उपकार। तो बच्चों आएगा इसका परोपकार सही आंसर। दूसरा है मनुष्यता का सबसे बड़ा धर्म क्या है, परोपकार है, इसका ऑप्शन नंबर ब आएगा। थर्ड है मनुष्यता की उच्चता का कारण क्या है, तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर अ आएगा, धर्म। चौथा प्रश्न है अवतरण में पशुता किसे कहा गया है, तो बच्चों इसके 4 ऑप्शन है, 2 ऊपर दे रखे हैं, 2 यहाँ है। तो इसका बच्चों जो ऑप्शन नंबर द है वो आएगा स्वार्थ साधना। तो पशुता का अर्थ क्या है यहाँ पर, स्वार्थ साधना, यानी केवल अपना स्वार्थ देखना। पांचवा प्रश्न है धर्म मनुष्य को पशुओं से ऊंचा उठाता है, यह बात किसने कही है, तो बच्चों यह बात कही है राष्ट्रकवि गुप्त ने। तो बच्चों ये हो गया आपका अपठित गद्यांश। अब बच्चों करेंगे काव्यांश, यानी कविता दी होगी, कविता को पढ़ने के बाद नीचे प्रश्न दिए हुए हैं वो आपको बताने हैं, उनके आंसर वो भी बच्चों आपको इस काव्यांश यानी कविता में से ही मिलेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 6, 5 हमने ऊपर कर लिए हैं। छठा प्रश्न है इस कविता का उचित शीर्षक क्या हो सकता है बच्चों, मधुमेह जीवन। सातवां प्रश्न है फूल हमें क्या सिखलाते हैं, फूल हमें सिखलाते हैं कि क्षणिक जीवन को खुलकर जीना, जो हमारी छोटी सी जिंदगी है उसे अच्छी तरह से जीना। अगला प्रश्न है बच्चों बूंद बूंद शब्द किसके लिए आया है, तो बच्चों ये आया है बुलबुले के लिए। कूल विलोक न पावे, पंक्ति में कूल शब्द का अर्थ क्या है बच्चों, कूल किनारा। 10वां प्रश्न है इस कविता में किस शब्दावली की प्रधानता है, तो बच्चों तत्सम। 11वां है इनमें से जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर किसकी नाक लगाने की योजना नहीं बनी थी, बच्चों लोहे की। बाकी सभी की योजना बनाई गई थी कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर किसकी नाक लगाई जाए, पत्थर की, किसी अन्य मूर्ति की, किसी जीवित व्यक्ति की, तो बच्चों नहीं योजना बनी थी लोहे की। 10वां प्रश्न है मां का अंचल पाठ के रचनाकार कौन है, शिव पूजन सहाय। तो बच्चों नीचे अब प्रश्न में रेगिस्तान की पूर्ति करनी है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ये व्याकरण है आपकी टोटल। पहला प्रश्न है कि रमा ने बगीचे से, आपको यहाँ विशेषण भरनी है, आप अपनी तरफ से भर सकते हैं। सभी फूल तोड़ लिए हैं, इस वाक्य में रेगिस्तान की पूर्ति फूल शब्द के विशेषण से कीजिए। तो आपको फूल की विशेषता बतानी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ सुंदर लिखी है, आप लाल भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों, सर्वनाम कहते हैं। तीसरा प्रश्न है काव्य स्कूटर चला रहा है, इस वाक्य में रेखांकित शब्दों में क्रिया कौन सी है, चला रहा है, या आप चलाना भी बना सकते हैं इसकी क्रिया। चौथा प्रश्न है सौम्या, जयपुर, गीता, गंगा, ये कौन सी संज्ञा के उदाहरण है बच्चों, व्यक्तिवाचक, क्योंकि इसमें सौम्या, जयपुर ये नाम आए हुए हैं। पांचवा प्रश्न है नीलकमल, श्वेतांबर, महात्मा, नरसिंह शब्द किस समास के उदाहरण है, कर्मधारय समास के। छठा प्रश्न है बच्चों व्याकरण ही चल रही है आपकी, शब्दों के पास आने की क्रिया समास कहलाती है, ठीक उसी प्रकार दो या दो से अधिक वर्णों के दो या दो से अधिक वर्णों के पास आने की क्रिया को संधि कहते हैं। प्रश्न तीसरा है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है बच्चों, उत्तर सीमा यानी 20 शब्दों में आपको बताना है। सुपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द बनाने हैं, जैसे सु प्लस यश क्या बन गया, सुयश। सु प्लस पुत्र, सुपुत्र। आपको आगे
उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं, ठीक है। यहाँ पर सु उपसर्ग है, इससे आपको 2 शब्द बनाने, मैंने यहाँ 3 बना रखे हैं। अगर आपको अपनी तरफ से आते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। सु प्लस गम यानी सुगम। अगला प्रश्न है बच्चों प्रत्यय का। प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं, तो ऐतिहासिक व व्यापारी शब्द में प्रत्यय छांटकर शब्दों को अलग करने हैं। तो ऐतिहासिक का हो जाएगा बच्चों इतिहास प्लस इक, और व्यापारी का हो जाएगा व्यापार प्लस आरी। तीसरा है बच्चों प्रश्न, बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाए। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताते हुए इसका नए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों थू थू करने का जो अर्थ होता है वो होता है घृणा प्रकट करना, यानी किसी के प्रति घृणा पैदा होना। तो इसका बच्चों वाक्य में प्रयोग आएगा, हमें गरीब व लाचार व्यक्तियों के प्रति थू थू नहीं करनी चाहिए। चौथा प्रश्न है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ होगा बच्चों अधिक परिश्रम करने पर भी लाभ कम प्राप्त होना, यानी मेहनत तो हम बहुत ज्यादा करें लेकिन हमें उसका फायदा बहुत कम मिले। पांचवा प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ में एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, वह व्यक्ति कौन था? तो बच्चों वह व्यक्ति कैप्टन था। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्योंकि वह यानी बाल गोविंद की पुत्रवधु भगत के बुढ़ापे की एकमात्र सहारा थी, उसके जाने के बाद उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। सातवां प्रश्न है, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। इस वाक्य में आए रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना है। अब रेखांकित शब्द कौन से है? शकील, नामुराद, मैदे पर बोझ डालना। तो बच्चों इसका अर्थ है खीरा होता तो स्वादिष्ट है लेकिन ये आसानी से नहीं पचता है और पेट की पाचन शक्ति पर पचने का अधिक बोझ डाल देता है। अगला प्रश्न है बच्चों आठवां, बाल ब्रह्मचारी अति को ही। इस पंक्ति में परशुराम की जो 2 विशेषताएं बताई गई हैं उन्हें लिखना है। तो पहली विशेषता है कि परशुराम बहुत क्रोधी थे, यानी उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। दूसरा थे वह बाल ब्रह्मचारी थे, ये उनकी विशेषताएं थी। अब 9वां प्रश्न है, उनकी स्मृति पाथे बनी है। आत्म कथ्य कविता में यहाँ स्मृति को पाथ्य बनाने से कवि का आशय क्या है? कवि कहता है कि आज उसी प्रेमिका की स्मृतियां मुझ पर थके पथिक के लिए संबल बनी हुई है। 10वां प्रश्न है, कन्यादान कविता में माँ ने अपनी बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा है? बेटी उसकी यानी माँ की खुशियों और कष्टों का एकमात्र सहारा होती है। माँ बचपन से ही बेटी की देखभाल व पालन पोषण मूल्यवान संपत्ति के समान करती है, इसलिए बेटी को अंतिम पूंजी कहा गया है। 11वां प्रश्न है, माता का अंचल पाठ में आए मुख्य पात्र भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या है? तो भोलानाथ का वास्तविक नाम है तारकेश्वर नाथ। अगला प्रश्न है, साना सना हाथ जोड़ी पाठ में पहाड़ी कुत्तों की क्या विशेषता बताई गई है? पहाड़ी कुत्तों की विशेषता है कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। तो बच्चों ये खंड अ हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बच्चों खंड ब करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पर चौथा प्रश्न दे रखा है कि गोपियों ने श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी क्यों कहा है? तो बच्चों प्रश्न का उत्तर है, हारिल की लकड़ी श्री कृष्ण को कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजे से कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहते हैं, उसी प्रकार गोपियों ने भी श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक धारण किया हुआ है और उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। प्रश्न 5वां है बच्चों अगला, एक कहानी यह भी पाठ में लेखिका के पिता ने रसोई को बटिया खाना क्यों कहा है? स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर आएगा, पिता ने रसोई को बटियार खाना कहकर इसलिए संबोधित किया है क्योंकि उनका मानना था कि वहां काम करके आप अपनी क्षमता व प्रतिभा पर ध्यान नहीं दे सकते हैं, वहां आप बस पूरा दिन भट्टी की तरह सुलगते रहते हैं, अर्थात वहां हर समय कुछ ना कुछ काम चलता रहता है और अपनी प्रतिभा और शिक्षा के लिए व्यक्ति समय नहीं दे पाता है। प्रश्न बच्चों आएगा छठा,
तुलसी रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में संकलित अंश में जो प्रसंग आपको भाए उसका उल्लेख कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर पहरा दे रखा है, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विस्मित विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप की बिनु किन्ही, विपुल बार मही देव नह देनी। तो बच्चों ये आपका पहरा है, इसका आपको अर्थ बताना है। तो बच्चों परशुराम ने अपने विषय में ये कहा है कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और क्रोधी स्वभाव के हैं, समस्त विश्व में क्षत्रिय कुल के विद्रोही के रूप में विख्यात है। वे आगे बढ़े अभिमान से अपने विषय में बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने अनेकों बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दिया है और अपने हाथ में धारण इस फरसे से सहस्त्र बाहु के बाहों को काट डाला है। इसलिए हे नरेश पुत्र, मेरे इस फरसे को भली भांति देख ले। राजकुमार, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है? मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। अगला प्रश्न चलते हैं बच्चों, छठा प्रश्न हो गया है। हमने प्रसंग का उल्लेख कर लिया है। सातवां प्रश्न है, बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे, पाठ के आधार पर किन्हीं दो प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए बच्चों आंसर करते हैं। सातवां प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई तो उन्होंने सामाजिक परंपराओं के अनुरूप अपने पुत्र का क्रियाक्रम नहीं किया। उन्होंने कोई तूल न करने हेतु करते हुए बिना कर्म कांड के श्राद्ध संस्कार कर दिया। सामाजिक मान्यता है कि मृत शरीर को मुखाग्नि पुरुष वर्ग के हाथों दी जाती है, परंतु भगत ने अपने पुत्र को मुखाग्नि अपनी पुत्रवधू से ही दिलाई। अगला प्रश्न है बच्चों आठवां, नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की मुख्य विशेषताओं का अंकन कीजिए। तो बच्चों आठवां प्रश्न है, भारत रत्न की उपाधि मिलने के बाद भी उसमें घमंड कभी नहीं आया। उनमें संगीत के प्रति सच्ची लगन और सच्चा प्रेम था। वे अपनी मातृभूमि से सच्चा प्रेम करते थे। वे एक सीधे साधे और सच्चे इंसान थे। ईश्वर के प्रति उनके मन में अगाध भक्ति थी। प्रश्न अगला है बच्चों 10वां, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? सूरदास पाठ के आधार पर समझाइए। गोपियां अपनी राजनैतिक प्रबुद्धता का परिचय देते हुए राजा का धर्म बताते हैं कि राजा का कर्तव्य है कि वह किसी भी स्थिति में अपनी प्रजा पर कोई आंच न आने दे और हर संभव स्थिति में प्रजा की भलाई के लिए सोचे और नीति से राजधर्म का पालन करे। एक राजा को प्रजा के सुख दुख का साथी होना चाहिए। प्रश्न अगला है बच्चों 11वां, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर लेखिका का अपने पिता के साथ जो वैचारिक टकराव था उसे स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न का उत्तर है, लेखिका के पिता यद्यपि स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी नहीं थे, परंतु वे स्त्रियों का दायरा चार दीवारी के अंदर ही सीमित रखना चाहते थे। परंतु लेखिका खुले विचारों की महिला थी। लेखिका के पिता लड़की की शादी जल्दी करने के पक्ष में थे, लेकिन लेखिका जीवन की आकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहती थी। लेखिका का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर भाषण देना उनके पिता को पसंद नहीं था। पिताजी का लेखिका की मां के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। स्त्री के प्रति ऐसे व्यवहार को लेखिका अनुचित समझती थी। प्रश्न नंबर 12वां है बच्चों, 40 शब्दों में उत्तर देना है। सूरदास ने उद्धव एवं कमल के पत्ते में क्या समानता बताई है? स्पष्ट कीजिए। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है, अर्थात जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी वह श्री कृष्ण के प्रभाव से मुक्त है। वह जल के मध्य रखे तेल के गागर यानी मटके की भांति है, जिस पर तेल की एक बूंद भी नहीं टिक पाती है। उद्धव पर श्री कृष्ण का प्रेम अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाया है, जो ज्ञानियों की तरह व्यवहार करते हैं। प्रश्न 13वां, उत्साह कविता में कवि ने बादलों को संबोधित किया है। आप समझाइए कि कवि ने बादलों को ही क्यों संबोधित किया है। कवि कहते हैं कि बादल
क्रांति दूत है। कवि का कहना है कि बादलों में असीम शक्ति है। वे जोर से गर्जना करते हैं, वे गर्जना से क्रांति का संचार कर सकते हैं। वे कहते हैं कि बादल लोगों को जागरूक कर सकते हैं। वे कहते हैं कि बादलों में बिजली छिपी होती है। कवि देशवासियों का भी आह्वान करते हुए उनसे विनती करते हैं कि वे सुख व शांति से रहें। कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि विपत्ति का सामना करने के लिए शक्ति प्रदान करे। प्रश्न 14वां करेंगे, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने खीरा खाने से क्यों मना किया? साथ ही यह भी बताइए कि यदि लेखक के स्थान पर आप होते तो आप क्या करते? लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लेखक ने खीरा खाने से मना इसलिए किया क्योंकि एक बार नवाब साहब उनसे खीरा खाने के लिए आग्रह कर चुके थे। वह लेखक ने मना कर दिया था, परंतु जब खीरों पर नमक मिर्च छिड़क कर लेखक से खाने के लिए आग्रह किया तो लेखक का मन तो बहुत था खाने का, पर लेखक ने मना कर दिया क्योंकि वह पहले मना कर चुके थे। उन्हें अपना आत्म सम्मान बचाना था, इसी कारण उन्होंने मना कर दिया। प्रश्न नंबर 15, बिस्मिल्लाह खां को कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? बताइए। इसमें संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 1956, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, फेलो ऑफ संगीत नाटक अकादमी, भारत रत्न सहित सैकड़ों पुरस्कार शामिल है जो कि उन्हें मिले गए हैं। प्रश्न नंबर 16वां है बच्चों, जो कि 60 शब्दों का है। देहाती दुनिया पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपको ज्यादा पसंद हो। पाठ में ऐसे अनेक रोचक प्रसंग आए हैं जो हमारे दिल को छू गए। उन प्रसंगों में से हमें सबसे अच्छा दिल को छू लेने वाला प्रसंग वह लगा जब चूहे की जगह सांप बिल से निकल आया और बच्चे उसे देखकर रोते चिल्लाते भागने लगे। कोई औंधा गिरा, कोई अर्चिक, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। किसी की सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। बालक भोलानाथ एक सुर से दौड़ आया, घर में घुस आया और माँ की गोद में शरण ली। इस प्रकार अन्य प्रसंगों में पिता द्वारा मित्रता पूर्वक बच्चों का खेल में भाग लेना। बच्चे भोज, शादी या खेती का खेल खेलते हैं। बच्चों का पिता भी बच्चा बनकर उनके साथ शामिल हो जाता है। यह प्रसंग मन को छूने वाले लगते हैं। प्रश्न 17वां, अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया? अखबारों ने इस खबर पर खास ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इतना लिखा कि नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग गई है। इसके अतिरिक्त अखबारों में नाक के विषय में कोई लेकर चर्चा नहीं हुई, ना ही किसी समारोह के होने की खबर को छापा गया। प्रश्न 18वां, निम्न में से किसी एक रचनाकार का परिचय 80 शब्दों में दीजिए। जयशंकर प्रसाद या मन्नू भंडारी? चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हम जयशंकर प्रसाद के बारे में उनका जीवन परिचय जानते हैं। हम जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ था। उनके पिता देवी प्रसाद साहू काव्य प्रेमी थे और तंबाकू का व्यापार करते थे। प्रसाद जी ने अधिकांश अध्ययन घर पर रहकर किया। उन्होंने संस्कृत, हिंदी, फारसी का गहन अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हुआ। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं चित्राधार, प्रेम पथिक, करुणालय, कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर, कामयानी। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक है। जो तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह है। प्रश्न है बच्चों अगला, एक सह प्रसंग बच्चों आपको व्याख्या करनी है गद्यांश की। बच्चों प्रश्न की आपको व्याख्या करनी थी।
प्रस्तुत प्रसंग प्रस्तुत लेखक यशपाल द्वारा रचित व्यंग्य रचना लखनवी अंदाज से लिया गया है। इसमें लेखक ने रईसों के खीरे खाने के खानदानी तरीकों को बताया। इसकी व्याख्या है, लेखक नवाब साहब के सारे क्रियाकलापों को बड़े ध्यान से देख रहे थे कि नवाब साहब ने खिड़की के बाहर बड़े ध्यान से देखा और दृढ़ निश्चय से खीरों के को नीचे रखा, तौलिया झाड़कर सामने बिछा दिया, सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिया से पोंछ लिया, फिर जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला, फिर खीरों को बड़ी सावधानी से छीलकर टुकड़ों को सही तरीके से तौलिए पर सजाते गए। प्रश्न नंबर है बच्चों, अगली बच्चों काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। दो व्याख्या दे रखी है आपको, चाहे आप ऊपर कीजिए या नीचे वाली कीजिए। तो बच्चों चलिए हम शुरू कर रहे हैं व्याख्या। सूरदास जी गोपियों की विरह व्यथा को व्यक्त करते हुए उनकी दयनीय दशा को बता रहे हैं। कृष्ण ने योग संदेश गोपियों को देने के लिए तथा उनका प्रेम भूलने के लिए उद्धव को भेजा था। जहां उद्धव को गोपियां कहती हैं कि हमारे मन की बातें हमारे मन में ही रह गई, क्योंकि हम श्री कृष्ण को अपने हृदय का प्रेम व्यक्त कर पाते उससे पहले ही वे हमें छोड़कर चले गए। इसलिए हे उद्धव, अब हम अपनी बातें किससे और कैसे जाकर कहें। अब तक तो हमें कृष्ण के आने की आशा थी, इसलिए उनके प्रेम से प्राप्त तन मन की पीड़ा को सहन कर रही थी, लेकिन अब इन योग संदेश को सुन सुनकर हमें हमारा विरह और भी जलाने लगा है। अर्थात प्रेम में डूबी गोपियों को जब योग धारण करने का संदेश प्राप्त होता है तो वे और अधिक विरह में जलने लगती है। गोपियां आगे कहती हैं कि अगर हम चाहती तो आवाज लगाकर श्री कृष्ण को बुलाती और वे इस विरह अग्नि को अपनी प्रेम धारा से तत्क्षण ही बुझा देते, अर्थात अपनी प्रेम धारा बहा देते। लेकिन जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा को त्याग दिया है, तब हम किस प्रकार धैर्य धारण करें। तात्पर्य है कि कृष्ण ने प्रेम में हमसे छल किया है और हम अब कैसे शांत रह सकती हैं। चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 21 आपको निबंध लिखना है। तो बच्चों हम आपको निबंध दे रखे हैं बच्चों, कम से कम 4, ठीक है। इनमें से आपको कोई एक निबंध करना है। तो चलो अब हम एक निबंध करेंगे। प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण वायु, जल एवं स्थल की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में होने वाला एक अवांछनीय परिवर्तन है जो मनुष्य और उसके लिए लाभदायक दूसरे जंतुओं, पौधों, औद्योगिक संस्थानों तथा दूसरे कच्चे माल इत्यादि को किसी भी रूप में हानि पहुंचाता है। जीवधारी अपने विकास और व्यवस्थित जीवन क्रम के लिए एक संतुलित वातावरण पर निर्भर करते हैं। संतुलित वातावरण में प्रत्येक घटक एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। कभी कभी वातावरण में एक अथवा अनेक घटकों की मात्रा कम या अधिक हो जाती है, या वातावरण में कुछ हानिकारक घटकों का प्रवेश हो जाता है। परिणामतः वातावरण दूषित हो जाता है, जो जीवधारियों के लिए किसी न किसी रूप में हानिकारक सिद्ध होता है। इसे ही प्रदूषण कहते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण की समस्या का जन्म जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ हुआ है। विकासशील देशों में औद्योगिक एवं रासायनिक कचरे ने जल ही नहीं, वायु, पृथ्वी को भी प्रदूषित किया है। भारत जैसे देशों में तो घरेलू कचरे और गंदे जल की निकासी का प्रश्न ही विकराल रूप से खड़ा हो गया है। विकसित और विकासशील सभी देशों में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण विद्यमान है
उनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है बच्चों वायु प्रदूषण। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में उपस्थित रहती है। जीवधारी अपनी क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं। अपनी श्वास प्रक्रिया द्वारा हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगला है जल प्रदूषण। सभी जीवधारियों के लिए जल महत्वपूर्ण आवश्यक है। पौधे भी अपना भोजन जल के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ तथा गैसें घुली रहती हैं। यदि जल में ये पदार्थ आवश्यकता से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाते हैं तो जल प्रदूषित होकर हानिकारक हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों ध्वनि प्रदूषण। अनेक प्रकार के वाहन जैसे मोटर कार, बस, जेट विमान, ट्रैक्टर, लाउडस्पीकर, बाजे एवं कारखानों के सायरन व विभिन्न प्रकार की मशीनें आदि से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। ध्वनि की तरंगे जीवधारियों की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। अब हम करेंगे प्रदूषण पर नियंत्रण। पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने और उसके समुचित संरक्षण के लिए विगत कुछ वर्षों में से समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। औद्योगिकीकरण से पूर्व यह समस्या इतनी गंभीर कभी नहीं हुई थी, न ही इस परिस्थिति की ओर वैज्ञानिक व अन्य लोगों का उतना ध्यान गया था। किंतु औद्योगिकीकरण और जनसंख्या दोनों की ही वृद्धि ने संसार के सामने प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न कर दी है। प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास आवश्यक है। जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने सन 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लागू किया है। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड व सभी प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए हैं। इन पर बोर्डों ने प्रदूषण नियंत्रण की योजनाएं तैयार की हैं तथा औद्योगिक कचरे के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं। उपसंहार। जैसे जैसे मनुष्य आपदी वैज्ञानिक शक्तियों का विकास करता जा रहा है, प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। विकसित देशों द्वारा वातावरण का प्रदूषण सबसे अधिक बढ़ रहा है। यह एक ऐसी समस्या है जिसे किसी विशेष क्षेत्र या राष्ट्र की सीमाओं में बांधकर नहीं देखा जा सकता है। यह विश्वव्यापी समस्या है, इसलिए सभी राष्ट्रों का संयुक्त प्रयास ही इस समस्या से मुक्ति पाने में सहायक हो सकता है। तो बच्चों हमने निबंध कर लिया है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, आपको पत्र लिखना है बच्चों। 2 पत्र दे रखे हैं, आप दोनों में से कोई एक पत्र लिख सकते हैं। एक पत्र है बच्चों, आपकी बहन कस्तूरबा गांधी बालिका में रहकर अध्ययन करती है। कोरोना बीमारी के संकट और बचाव के उपायों के संबंध में बहन के नाम एक पत्र लिखना है। या आपको अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है जिसमें विद्यार्थियों के लिए खेलकूद सामग्री मंगवाने की प्रार्थना हो। तो हम यहाँ पर बच्चों करेंगे प्रधानाध्यापक को पत्र लिखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको लिखना है परीक्षा भवन भीलवाड़ा दिनांक। तो प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दहीमत्था भीलवाड़ा। विषय रहेगा खेल का सामान मंगवाने हेतु आवेदन पत्र। महोदय, जैसा कि आपको विदित होता है कि मैं अमन आपके विद्यालय का 10वीं का छात्र हूं। मैं समस्त छात्रों के प्रतिनिधि के रूप में आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि हमारे विद्यालय में खेल के सामान का अत्यंत अभाव है। आजकल बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल जगत में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। आए दिन आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिताओं में हमारे स्कूल का कहीं नामो निशान नहीं होता है। इसका कारण यह है कि सामान के अभाव में बच्चों का अभ्यास नहीं हो पाता है और वे पिछड़ जाते हैं। यह उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है जिनमें पर्याप्त योग्यता है। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप विद्यालय में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल इत्यादि खेलों के सामानों की व्यवस्था करवाएं। इससे बच्चे अपना अभ्यास सुचारू रूप से कर पाएंगे और जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में हमारे स्कूल का नाम रोशन करेंगे। यदि आपने मेरे अनुरोध पर ध्यान देकर विद्यालय में खेल के सामान की व्यवस्था करवाई तो हम सभी विद्यार्थी आपके सदैव आभारी रहेंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो बच्चों यहाँ पर आप नाम चेंज कीजिएगा। ऊपर अमन है और गलती से यहाँ दक्ष सिंह लिखा है तो आप यहाँ पर अमन, जो आप ऊपर लिखोगे ना वही नीचे लिखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपको विज्ञापन तैयार करना है। 2 विज्ञापन है, इन दोनों में से आपको कोई एक विज्ञापन तैयार करना है। तो चलिए बच्चों, हम विज्ञापन करते हैं बाल मेले का, ठीक है। सबसे आपको पहले लिखना है बाल मेला। समय है 8:30 से 10 बजे, 15 जून 2022 से लेकर 18 जून 2022। मुख्य आकर्षण डांस प्रतियोगिता, व्यंजन प्रतियोगिता, फैशन शो, विभिन्न प्रकार के खाने की स्टॉल। तो यहाँ पर आपको एक तरफ लिखना है स्थान जहाँ पर ये आयोजित किया जाएगा, सरस्वती विहार स्कूल। प्रवेश शुल्क लगेगा बच्चों 10 रुपए। और फिर आपको नीचे लिखना है कि आप सभी इस बाल मेले में आमंत्रित है, संपर्क करें। तो आप यहाँ पर फोन नंबर डालेगा। ये विज्ञापन आपका इस तरह से तैयार होगा। तो इस तरह से आपका जो सेकंड मॉडल पेपर था बच्चों वो कंप्लीट होता है। फर्स्ट मॉडल पेपर हमने बना दिया है प्रश्न बैंक की हिंदी का। तो नेक्स्ट थर्ड मॉडल पेपर जल्द ही आपको मिल जाएगा बच्चों। इंग्लिश का मॉडल पेपर भी हमने जो आपके एक्सरसाइज प्रश्न बैंक से मिली हुई है वो भी हमने कंप्लीट करवा दी है। तो जो रह गया वो धीरे धीरे कंप्लीट होता जा रहा है। तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम इसी तरह से आपके लिए वीडियोस लाते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।